लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़े सारे लोग इसमें ऑप्शन नंबर 3 और 4 के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। मगर ध्यान से देखने की जरूरत है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 में जिस रूल को कह रहे हैं वायलेट हो रही, एक्चुअली वो रूल वहाँ पे वायलेट हो ही नहीं रही, कोई दूसरी रूल वायलेट हो रही है। उसने ये नहीं कहा कि क्या कोई भी रूल वायलेट हो रही, उसने एक रूल का नाम ले रखा, हुंस रूल। अगर कोई और रूल वायलेट हो रही है तो हम कह सकते हैं क्या कि हुंस रूल वायलेट हो रही, ऐसे तो नहीं है ना, भाईचारा थोड़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस करना है, कह रहे कि भाई आप ये देख लो कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, पहले केस के अंदर क्या करा, पहले केस के अंदर इन्होंने 3s और 3p की बात करी, 3s1 और 3p3 की बात करी। ये तो हाफ फील्ड, दोनों के दोनों हाफ फील्ड है। इस वाली केस में इन्होंने क्या करा, 3s2 और 3p2, ये बेसिकली टेट्रावैलेंसी वाला काम है, टेट्रावैलेंसी कार्बन याद है। नेक्स्ट केस में इन्होंने 4s2 और 3d4 करी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ फील्ड एंड पार्शियली फील्ड। इस वाली केस में कॉम्बिनेशन क्या है, इस वाली केस में कॉम्बिनेशन है हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, बढ़िया स्टेबल है। जो फिफ्थ है जिसे लेके लोग कंफ्यूज होते हैं, उस वाली केस में क्या है वो समझ लो। टेक्निकली इसे होना चाहिए था 4s2 और 4p3, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर इन्होंने कुछ और करा है तो क्या ये हुंस रूल को वायलेट करते भाई? अगर इसने ऐसी इसकी जगह पे ये लिखा 4s1 4p4, तो ये हुंस रूल को नहीं अबव रूल को वायलेट कर रहा। फिर से सुनो, इसने हुंस रूल को वायलेट नहीं करा, इसने वायलेट करा अबव प्रिंसिपल को। लोअर एनर्जी को छोड़कर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के पास कैसे गई? इसका आंसर है इट्स ए केस ऑफ एक्साइटेशन। तुम सवाल पूछ सकते क्या एक्साइटेशन लिखा है, आंसर ही नहीं लिखा है। ये भी तो नहीं कहा ना कि आप एक्साइटेशन केस को कंसिडर ना करें, बोला क्या? नहीं बोला, तो फिर ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इस वाली पार्ट के अंदर कोई खास डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी और भी है। क्या ये दोनों साइन एक साइड हो सकते? आंसर नहीं हो सकते। तो इसने किस चीज़ को वायलेट करा? इसने वायलेट करा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो यानी ये दो लॉ को तो वायलेट कर रहा, एक अबव प्रिंसिपल को, दूसरा पॉली को। क्या ये हुंस को कर रहा? नहीं कर रहा, हुंस को नहीं कर रहा। तुम्हारी लेवल पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड पे होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सीबीएसई के अंदर ऐसा पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये ऐसा भी हो सकते हैं। किसने कहा कि ऐसा ही होना है? तो ये दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो रूल वायलेट हो रखे, अबव प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन उसने कंसर्न क्या पूछा? उसने पूछा हुंस रूल को वायलेट कर रहे, आंसर है उसे वायलेट नहीं कर रहे। तो अगर हम इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर निकाल ले तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो टेट्रावैलेंसी है। नेक्स्ट ये जो अपना हाफ फील्ड है, तो ये ऑर्डर सही है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, जो दूसरा पार्ट है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2s+1 और s क्या है? टोटल स्पिन। ये है जी टोटल स्पिन। और अगर ये टोटल स्पिन है तो पहली केस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी स्पिन हो गई 2। जितनी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो कितने हो गए? 2 + 1, तो कितनी आ गई वैलेंसी? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 5। अगर हम दूसरे की बात कर ले, इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो +1 कितनी होगी? 3। नेक्स्ट केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 × 2 + 1, कितने हो गए? 5। नेक्स्ट केस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 × 3 + 1, कितने हो गए? 6। नेक्स्ट केस में कितने हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन्होंने 4 तक की बात करी, आगे की बात नहीं करी। तो सबसे ये दो तो एक जैसे हो गए, मैक्सिमम हो गई ये, फिर ये, मैक्सिमम हो गई ये, फिर ये, दोनों बराबर, फिर ये। यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी, यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि वी जो फिफ्थ ऑप्शन है, ये दो प्रिंसिपल को वायलेट करते, अबव प्रिंसिपल को और पॉली एक्सक्लूजन को, लेकिन हुंस के बारे में हुंस को वायलेट नहीं कर रहा। तो ये बात भी सच है, तीनों बातें सच है। अब चौथी बात में कह रहे हैं कि अगर ए है और ए पॉजिटिव है, मान लो ए है तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ए के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने ए पॉजिटिव कर दी तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाने हैं। लेकिन दोनों ही केस में इसने पैरामैग्नेटिज्म शो करना है, दोनों ही केस में इसने पैरामैग्नेटिज्म शो करना है।
हाँ, ये हो सकते हैं कि जो ए है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए केस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे डिबेट इसकी है ही नहीं कि वो पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। डिबेट इस बात के ऊपर है कि क्या वो उसे आप डायमैग्नेटिक कह सकते हैं। आंसर है डायमैग्नेटिक नहीं कह सकते। तो फोर्थ सही आंसर है, क्योंकि हमें गलत फाइंड आउट करना था।